समर्थ अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी नंदिता वहां आई और वो चारों तरफ नजर घुमाकर किसी को खोजने लग गई। नंदिता को ऐसा करते देखकर समर्थ को हैरानी हुई। समर्थ ने नंदिता से कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये नजर घुमाकर चारों ओर क्या खोज रही हैं? नंदिता ने कुछ सोचते हुए समर्थ से कहा, मुझे आज कुछ पता लगा है और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है। समर्थ नंदिता को सवालिया नजरों से देख रहा था और उसने नंदिता से कहा, बात को गोल गोल मत घुमाओ, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, तो अब जो कहना है साफ साफ कहो। नंदिता ने अपनी आंखें घुमाते हुए समर्थ को देखा और कुछ सोचकर कहा, मुझे पता चला है कि कनिका का प्लान सामने आ गया और रूही ने उसे घर से बेइज्जत करके बाहर फेंक दिया। तुम्हें तो बड़ा यकीन था कनिका पर, और यहाँ तक कि तुमने मुझे अपने प्लान से दूर रहने को कहा। कनिका के साथ कदम से कदम मिलाकर तुम काम कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी ये घोड़ी भी लंगड़ी निकली और आधे रास्ते में ही रेस से बाहर हो गई। ये बोलकर नंदिता जोर जोर से समर्थ का मजाक बनाकर हंसने लगी। नंदिता की ऐसी बातें सुनकर समर्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने एक लंबी सांस लेते हुए अपने गुस्से पर काबू करते हुए नंदिता से कहा, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। आप खुद तो कुछ कर नहीं पाई और यहाँ आई है मेरा मजाक उड़ाने। भूलिए मत कि मेरा नाम समर्थ है और समर्थ कभी हार नहीं मानता। और रही बात कनिका की, तो वो अब मेरे किसी काम की नहीं थी और मेरे लिए खतरा हो सकती थी, तो मैंने उसे यहाँ से दूर भेज दिया है। समर्थ की बात सुनकर नंदिता हैरान थी, पर अब समर्थ का ऐसा गुस्सा और ऐसा एटीट्यूड देखकर वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन आरव और अवनी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। रूही को आरव और अवनी की क्लास टीचर ने पहले ही फोन पर बता दिया था कि आज बच्चों के मदर और फादर दोनों का ही स्कूल आना जरूरी था, और इसीलिए अमर और रूही दोनों ही बच्चों के स्कूल सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल पहुंच चुके थे। वो स्कूल पुणे का जाना माना स्कूल था, जहां शहर के बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते थे और उन बच्चों के पेरेंट्स यानी कि शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन वहां आने वाले थे। इसलिए आज स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। बच्चों के लिए कुछ फूड स्टॉल और कुछ गेम्स के स्टॉल भी लगे थे। अवनी और आरव आज बहुत खुश थे, क्योंकि आज ये पहली बार था कि वो चारों एक साथ फैमिली की तरह स्कूल आए थे। इससे पहले या तो कभी अमर आता था या तो रूही आ जाती थी। आरव और अवनी की क्लास अगल बगल ही थी, इसीलिए सेम कॉरिडोर में आरव, अवनी, रूही और अमर के साथ बैठे हुए थे। सभी बच्चों को एक एक करके रोल नंबर से बुलाया जा रहा था। अमर और रूही भी कॉरिडोर में बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। जब टीचर ने उन्हें बुलाया तो टीचर उन चारों को एक साथ देखकर हैरान थी। टीचर ने मुस्कुराते हुए उन्हें सामने लगी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आज आप सभी को एक साथ में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रूही आज थोड़ा परेशान थी, क्योंकि पिछली बार जब वो मीटिंग में आई थी तो टीचर ने बताया था कि आरव और अवनी दोनों का ही मन इन दिनों पढ़ाई में नहीं लगता था और उन दोनों का अक्सर किसी न किसी से झगड़ा भी हो जाता था। रूही के घबराए हुए चेहरे को देखते हुए टीचर ने कहा, डोंट वरी मिसेस रूही, आई मस्ट से कि आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और अब बच्चों में पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब दोनों बच्चे पढ़ाई में भी मन लगाते हैं और स्पेशल एक्टिविटीज में भी काफी आगे रहते हैं। टीचर के मुंह से बच्चों की तारीफ सुनते हुए अमर और रूही दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। टीचर से बात करने के बाद अमर और रूही बच्चों को लेकर बाहर आ गए थे। आरव और अवनी प्ले एरिया में लगे झूलों पर अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गए। प्ले एरिया में लगी बेंच पर बैठते हुए अमर ने रूही से कहा, मुझे पता है कि इससे पहले हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे, जिसकी वजह से बच्चे भी परेशान थे और कहीं ना कहीं इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। पर अब सब कुछ ठीक है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं हमारी किसी भी परेशानी का असर हमारे बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ।
रूही ने अमर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अब साथ हैं और हम मिलकर हर परेशानी को दूर भगा देंगे। उधर वीर कनिका को बार बार फोन कर रहा था, पर कनिका अपना फोन नहीं उठा रही थी। इसलिए कनिका से मिलने के लिए वीर उसके घर चला गया। पर कनिका के घर पहुंचने पर वीर ने देखा कि कनिका के घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर वीर हैरान था। वीर ने दोबारा कनिका को फोन लगाया। इस बार कनिका ने अपना फोन उठा लिया। वीर ने कनिका से परेशान होते हुए कहा, दीदी आप कहाँ हैं? मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, पर आपके घर पर ताला लगा हुआ है। दूसरी ओर कनिका ने गुस्सा होते हुए वीर से कहा, क्या देखने आए हो तुम? अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें सुनकर वीर को बहुत अजीब लग रहा था। कनिका ने आज तक वीर से कभी ऐसे चिल्लाकर बात नहीं की थी। वीर ने कनिका से कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी? मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ पर आपसे कुछ लेने नहीं आया। रूही के ऊपर का सारा गुस्सा कनिका वीर पर निकाल देना चाह रही थी, क्योंकि अब कनिका के पास वीर से ढंग से बात करने के लिए कोई बहाना नहीं था। अपनी हार से बौखलाई कनिका ने वीर के ऊपर लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम भाई बहन मिलकर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। तुम सब एक जैसे हो। मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। मैं रूही को बर्बाद करना चाहती थी, मैं तुम्हें भी बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन अब मैं खुद ही बर्बाद हो चुकी हूँ। तो अब क्या चाहते हो तुम, कि मैं मर जाऊं? आज के बाद मेरे पास फोन मत करना। ये बोलते हुए कनिका ने बिना वीर की कोई बात सुने फोन काट दिया। कनिका की ऐसी बातें सुनकर वीर को बहुत अजीब लग रहा था। वीर को ये समझते देर नहीं लगी कि कनिका सिर्फ उसका इस्तेमाल रूही को बर्बाद करने के लिए कर रही थी। वीर ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो कनिका की बातों में आ रहा था। मैं अपनी सगी बहन को छोड़कर किसी और के ऊपर भरोसा करने चला था। कनिका भी नंदिता की तरह ही है। अपना खून अपना ही होता है और पराया पराया होता है। पराये लोगों ने अपना रंग दिखा दिया। ये सोचते हुए वीर की आंखों में आंसू आ गए। वीर वहीं जमीन पर बैठ गया और उसने खुद से कहा, मैंने रूही दीदी से कितनी बदतमीजी से बात की। अब मैं दीदी से कैसे माफी मांगूंगा? क्या वो मुझे कभी माफ करेंगी? मैं क्या बोलकर उनके सामने जाऊंगा? वहीं स्कूल से निकलने के बाद रूही और अमर बच्चों की प्रोग्रेस देखकर बहुत खुश थे। रूही ने बच्चों को देखकर कहा, आप दोनों की टीचर ने आप दोनों की बहुत तारीफ की है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान दे रहे हैं। तो आज मम्मा आप लोगों को ट्रीट देगी। ये सुनते ही बच्चे खुशी से उछल पड़े। अमर ने रूही को मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अगर तुमने बच्चों को संभाला नहीं होता तो। फिर अपनी बात को बदलते हुए अमर ने कहा, तो आज मैं तुम तीनों को ट्रीट दूंगा। ये सुनते ही रूही और अमर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। वो दोनों बच्चों को लेकर डिनर करने एक होटल में गए और वहां से डिनर करने के बाद वो लोग घर वापस आ गए। अगले दिन अमर जब ऑफिस गया तो उसके डेस्क पर एक एनवेलप रखा हुआ था। उस एनवेलप को देखकर अमर ने आशीष को आवाज लगाई। अमर ने आशीष से पूछा, ये एनवेलप यहाँ कैसे आया? आशीष ने एनवेलप को हैरानी से देखते हुए कहा, सॉरी, इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। शायद मेरे आने से पहले किसी ने यहाँ पर रखा होगा। आशीष की बात सुनकर अमर भी हैरान रह गया, क्योंकि बिना आशीष की जानकारी के अमर के डेस्क पर कोई भी फाइल या एनवेलप नहीं आता था। आशीष ने कहा, सर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। कुछ सोचते हुए अमर ने आशीष को रोकते हुए कहा, नहीं रहने दो। आशीष वहां से चला गया। अमर ने जब वो एनवेलप खोला वो देखकर हैरान रह गया कि उसमें कुछ मेल की फोटोकॉपी थी और एक लेटर भी था जिस पर लिखा था, तुम्हारा सारा डेटा मेरे पास है और तुम पर मेरी नजर है, बच सको तो बच लो। अमर ने जब वो मेल की कॉपी देखी तो वो वही मेल थे जिन्हें अमर ने वीर से भेजने को बोला था। ये देखते ही अमर आग बबूला हो गया। अमर गुस्से से अपने केबिन से निकलकर वीर के पास गया और वीर की डेस्क पर वो पेपर फेंकते हुए वीर से कहा, वीर बताओगे कि इन पेपर्स का क्या मतलब है?
वीर ने उन पेपर्स को उठाकर देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, इसका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अमर ने वीर से कहा, जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो वीर, ये वही मेल है जो मैंने तुम्हें क्लाइंट को भेजने के लिए कहा था और ये कॉन्फिडेंशियल थी। तो मुझे इन मेल्स की फोटोकॉपी किसी अनजान से कैसे मिल रही है? वीर ये सब सुनकर सकपका गया। वो हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। अमर के कहने का मतलब साफ था, या तो इन्फॉर्मेशन वीर ने किसी को दी थी या तो वीर अपने काम करने में चूक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा था। अपने माथे पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए वीर ने अपनी कांपती हुई आवाज में अमर से कहा, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप ही बताइए, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अमर ने अपनी निगाह उठाकर देखा तो ऑफिस में सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। कुछ सोचते हुए अमर ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की और उसने वीर से कहा, अगर मुझे कुछ भी तुम्हारे बारे में मिल गया तो समझ जाना कि मैं क्या करूंगा। अभी तक मैंने रूही की वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब मैं सब भूल जाऊंगा। ये बोलकर गुस्से में अमर वहां से निकल गया। वीर अमर को जाते हुए बस एक टक देख रहा था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। एक दिन पहले कनिका ने अपना असली रंग दिखाया था और आज अमर उससे इस तरीके से बात कर रहा था। शाम को जब अमर अपने घर वापस गया तो रूही हॉल में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। जैसे ही अमर रूही के पास आकर बैठा तो रूही ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और वहां से अपने बेडरूम में चली गई। रूही की ऐसी हरकत को देखकर अमर को समझ में नहीं आया कि रूही ऐसा क्यों कर रही थी। वो उठकर बेडरूम में चला गया। रूही बेड पर बैठकर अपना काम कर रही थी। अमर जैसे ही रूही के पास बैठने चला, रूही वहां से उठने लगी। अमर ने रूही का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अपना हाथ छुड़ाते हुए रूही ने अमर से कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरा हाथ छोड़ो। रूही की ऐसी बेरुखी देखकर अमर को थोड़ा अजीब लगा। अमर बेड से उठा और रूही के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। अपनी गुस्से भरी आंखों से रूही ने अमर को देखते हुए कहा, आपको नहीं पता कि आपने आज क्या किया है? अमर को समझ में आ गया था कि हो न हो ऑफिस की बात रूही को पता चल गई थी। उसने वीर पर चिल्लाया था और इस वजह से ही रूही गुस्सा थी। अमर ने रूही को समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हें पूरी बात नहीं पता है तो तुम प्लीज नाराज मत हो। जब तुम्हें पूरी बात पता चलेगी तो तुम भी वही करोगी जो मैंने आज किया है। रूही ने गुस्सा होते हुए अमर से कहा, बात कुछ भी हो, पर तुम्हें सबके सामने वीर की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वो चाहे जैसा भी हो, पर मेरा भाई है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो कभी भी बेईमानी नहीं करेगा या कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो आखिर किस वजह से तुमने उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से आवाज उठाई? अमर चुप था। अमर को ऐसे शांत देखकर रूही ने अमर का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें अभी भी वीर ही गलत लग रहा है, तो ठीक है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर रूही गुस्से में वहां से चली गई। क्या अमर रूही को सच बताएगा? आखिर किसने भेजा था अमर को एनवेलप? क्या अमर रूही को मना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको सच बता तो दूं, पर तुम्हें ये जानकर दुख होगा कि वीर ने ऑफिस का डेटा ऐसे किसी आदमी को दे दिया है जो अब उसका इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वीर कभी ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे इस बात की तह तक जाना होगा, पर मैं तुम्हें कैसे मनाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। शाम को किचन में डिनर तैयार कर रही रूही के पास अमर गया और चुपचाप रूही के पास उसकी फेवरेट चॉकलेट रखते हुए कहा, अब तुम मुझसे नाराज हो, पर तुम चॉकलेट से तो नाराज नहीं हो सकती। रूही ने चॉकलेट को बिना देखे आरव और अवनी को आवाज लगाते हुए कहा, आरव, अवनी, देखो बेटा, पापा आपके लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। जैसे ही बच्चों ने ये सुना, वो भागकर किचन में आ गए और रूही ने अमर की लाई हुई चॉकलेट बच्चों को दे दी और बच्चे खुशी खुशी वहां से चले गए। अमर का मुंह बना रह गया।
डिनर टेबल पर भी रूही ने अमर से कोई बात नहीं की। अवनी ने हैरान होकर आरव से कहा, भाई आज मम्मा पापा इतने शांत कैसे हैं? आरव ने अवनी से कहा, शायद दोनों में लड़ाई हुई है। फिर दोनों बच्चों ने बड़ों के बीच में कुछ ना बोलने का सोचा और चुपचाप सबने खाना खाया, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन ऑफिस में अमर अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी आशीष उसके पास आया। आशीष ने अमर को उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताया। आशीष ने देखा कि अमर किसी गहरी सोच में था। आशीष ने अमर को टोकते हुए कहा, सर आप ठीक तो हैं? आशीष के बोलने से अमर अपनी सोच से बाहर आया और हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ सोचते हुए अमर ने आशीष से कहा, मेरे केबिन में वीर को भेजो अभी। आशीष ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वीर अमर के पास आया। वीर को लगा कि शायद अमर कल के लिए उससे माफी मांगना चाह रहा था। वीर ने अमर से कहा, आपने मुझे बुलाया? अमर ने गंभीरता से वीर को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने इन दिनों बहुत काम कर लिया है और अब तुम्हें कुछ दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। वीर को अमर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वीर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अमर से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने यहाँ तक कि कोई इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी को भी नहीं दी है। तो आप आखिर मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बिना सच जाने मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? ये बोलते हुए वीर की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। अमर ने वीर को गौर से देखते हुए कहा, वीर भूलो मत कि तुम मेरे ऑफिस में खड़े हो और मेरे ऑफिस में खड़े होकर के मुझसे ऊंची आवाज में बात कोई नहीं कर सकता। भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ? कुछ दिन की छुट्टी लो और जाओ यहाँ से। वीर अमर से बहुत कुछ कहना चाह रहा था, पर अमर की ऐसी बातें सुनकर वीर गुस्से से वहां से निकल गया। वीर ने अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल गया। ऑफिस गेट के बाहर जाते हुए वीर गुस्से में बड़बड़ा रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमर जीजू आप ऐसे निकलेंगे। बिना मेरी गलती के मुझे सजा दी जा रही है। मुझे मेरी सफाई का एक मौका भी नहीं दिया गया। मुझे उस गलती की सजा दी जा रही है जो गलती मैंने कभी की ही नहीं। समर्थ अपने घर में बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी उसके पास एक फोन आया और समर्थ के आदमी ने अमर के ऑफिस में जो भी हुआ था वो सारा कुछ समर्थ को बता दिया। समर्थ किसी डेविल की तरह हंसते हुए खुद से कहने लग गया, मुझे नहीं पता था अमर कि तुम इतने बेवकूफ निकलोगे, मेरी चाल में इतनी आसानी से फंस जाओगे। खैर मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। मुझे तुम्हारे ऑफिस का सारा डेटा चाहिए था और वो अब मेरे हाथ लग चुका है। अब ये तो एक तीर से दो शिकार हो गया। मुझे डेटा भी मिल गया और अमर और वीर के बीच में फूट भी पड़ गई। ये सोचते हुए समर्थ खुद को शाबाशी देने लग गया। वीर के जाने के बाद अमर ने आशीष को अपने केबिन में बुलाया। उसने आशीष से कहा, आशीष कुछ दिन तुम वीर का काम संभालोगे। अपनी फटी निगाहों से आशीष ने अमर को देखते हुए कहा, पर सर वो तो वीर करता था। अमर ने एक नजर आशीष को देखा और फिर आशीष उसके आगे कुछ भी नहीं कह पाया और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। आशीष वीर की डेस्क पर जाकर काम करने लगा। तभी वीर का लैपटॉप देखते हुए आशीष को कुछ गड़बड़ लगी। आशीष ने आईटी डिपार्टमेंट से जब वीर का लैपटॉप चेक करवाया तब आशीष को जो पता चला वो जानकर आशीष हैरान था। वो भाग के अमर के पास गया और उसने घबराते हुए अमर से कहा, सर मुझे आपको कुछ बताना है। आशीष को ऐसे घबराए हुए देखकर अमर ने आशीष से कहा, क्या बात है, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों हो? आशीष ने हांफते हुए अमर से कहा, सर मैंने वीर का लैपटॉप चेक किया, मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने आईटी डिपार्टमेंट से उसे चेक करवाया और मुझे पता चला कि वीर का लैपटॉप हैक्ड है और उसका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली कहीं और ट्रांसफर हो रहा है। अमर हैरान था कि आखिर ऐसी हिम्मत कौन कर सकता था। फिर अमर ने आशीष से कहा, आईटी डिपार्टमेंट में जाओ और पता करो कि ये डेटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। आईपी एड्रेस पता करो और एग्जैक्ट लोकेशन पता करके तुरंत मुझे बताओ।
आशीष ने अमर से कहा, सर टीम पहले से ही इस काम पर लगी हुई है, इस काम में थोड़ा समय लगेगा, जैसे ही कुछ पता लगता है मैं आपको तुरंत बताता हूँ। ये बोलकर आशीष आईटी डिपार्टमेंट में गया और कुछ देर बाद सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर अमर को दे दी। अमर ने जब वो एड्रेस देखा तो वो हैरान हो गया। जो एड्रेस उसके सामने था वो कहीं और का नहीं, समर्थ के घर का था। अमर ने गुस्से से अपने सामने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, समर्थ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर अमर ने अपना कोट उठाया और सीधे समर्थ के एड्रेस पर चला गया। वहां पहुंचते ही अमर ने जोर जोर से चिल्लाकर समर्थ को बुलाना शुरू कर दिया। समर्थ, कहाँ हो? बाहर निकलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में सेंध लगाने की? पर अमर को कोई आवाज नहीं आ रही थी। अमर ने पूरे घर में चेक किया, वो घर पूरी तरह से खाली था। अमर समझ नहीं पा रहा था कि समर्थ आखिर चला कहाँ गया। अमर गुस्से से समर्थ के पूरे घर की तलाशी लेने लग गया। तभी उसकी नजर एक अजीब से संदूक पर पड़ी। अमर ने वो संदूक खोलना चाहा, पर वो लॉक था। अमर आसपास उसकी चाबी को खोजने लगा। तभी किसी ने पीछे से अमर पर हमला किया। अमर ने सामने दीवार पर उस आदमी की परछाई को देख लिया। अमर तुरंत बचकर दूसरी ओर खड़ा हो गया। अमर ने देखा कि वो कोई नकाबपोश आदमी था। अमर अभी संभला ही था कि उस आदमी ने फिर से अमर पर हमला कर दिया। अमर दोबारा उस हमले से बच गया और घूमकर अमर ने उस आदमी की गर्दन अपने हाथ में पकड़ ली। गुस्से से अमर ने उसे दीवार से लगा दिया और चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी ताकत लगाकर अमर से खुद को छुड़ाने लग गया। अमर अपने एक हाथ से उस आदमी का मास्क हटाने वाला था कि तभी अपने पैर से उस आदमी ने अमर के पेट पर एक जोरदार लात मारी, जिससे अमर सामने वाले फर्श पर गिर गया। अपनी कमर से चाकू निकालते हुए वो आदमी अमर पर दोबारा हमला करने ही वाला था कि अमर फुर्ती से उठते हुए दूसरी ओर हट गया, पर बचाव में अमर की बाएं हाथ की बाह पर कट लग गया। अमर ने उठकर उस आदमी को दोबारा पकड़ लिया, पर उसने अमर के घाव पर एक मुक्का मार दिया, जिससे अमर की पकड़ थोड़ी कमजोर हुई और वो आदमी मौका पाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जाते जाते अमर ने उस आदमी की शक्ल देख ली थी। वो समर्थ का आदमी था। अमर उसे पकड़ना चाह रहा था कि तभी अमर की नजर संदूक पर गई। अमर ने पास रखे हुए चाकू को उठाया और उससे संदूक को खोल दिया। अमर ने देखा कि संदूक में कुछ पेन ड्राइव, एक लैपटॉप और कुछ कागजात पड़े हुए थे। अमर ने वो सारी चीजें इकट्ठा की और वहां से निकल गया। शाम को अमर जब घर पहुंचा तो उसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी शर्ट खून से लाल थी। अमर की ऐसी हालत देखकर रूही घबरा गई और वो भागकर अमर के पास गई और उसने घबराते हुए कहा, ये सब क्या हो गया? इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अमर ने रूही को सोफे पर बिठाते हुए कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक हल्की सी चोट है। रूही हैरान थी। उसने कहा, ये हल्की सी चोट है? तुम्हारी पूरी शर्ट खून से भीगी हुई है और तुम बोल रहे हो कि ये हल्की सी चोट है? ये सब कैसे हुआ? अमर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, रूही, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, बिना पूरी बात सुने तुम रिएक्ट मत करना। अमर की बातों को रूही कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने सवालिया नजरों से अमर को देखते हुए कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ऐसी पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अमर ने रूही को शांत करते हुए कहा, कल जब मैं ऑफिस गया था तो मुझे पता चला कि मेरे ऑफिस का डेटा कहीं और ट्रांसफर हो रहा है और वो वही डेटा था जो डेटा मैंने वीर को दिया था। यही कारण था कि मैंने वीर पर गुस्सा किया था। मुझे लगा कि वीर किसी से मिलकर ऐसा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का भरोसा था कि वीर कभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया और मैंने वीर को छुट्टी पर जाने के लिए बोल दिया, ताकि मैं उस इंसान का पता लगा सकूं जो वीर की आड़ में ये सब काम कर रहा था। उसके बाद अमर ने वीर का लैपटॉप हैक होने से लेकर समर्थ के घर पर जो भी हुआ वो सारी बात रूही को बता दी। घबराते हुए रूही ने अमर से कहा, पर तुम्हें जरूरत क्या थी अकेले वहां जाने की? तुम्हें तो पता है ना वो समर्थ कितना खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। आज अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं क्या करती?
कुछ करने से पहले तुम कुछ सोचा तो करो। ये मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो, तुमसे हमारी जिंदगी भी जुड़ी हुई है। ये बोलते हुए रूही का गला भर गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रूही की आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए अमर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान होती हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कुछ कर सके। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा और मैं वैसा ही करूंगा। रूही ने अमर को देखते हुए कहा, तुम्हारा परिवार तभी खुश रहेगा जब तुम खुश रहोगे और सही सलामत हमारे साथ रहोगे। बिना तुम्हारे हम कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अमर ने रूही को गले से लगा लिया। अपने आप को संभालते हुए रूही ने अमर से कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि असल बात ये होगी और इस वजह से तुम वीर पर चिल्लाए थे और मैंने बेवजह ही तुम पर गुस्सा कर दिया। शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती जो तुमने किया था। अमर ने रूही के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वीर तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम परेशान ना हो, मेरे रहते वीर पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। पर बुरा तो मुझे बेचारे वीर के लिए लग रहा है। उसने कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद मैंने उससे इतना कुछ कह दिया। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कुछ सोचते हुए अमर ने रूही से कहा, हम आज ही वीर से मिलने चलेंगे और उससे मिलकर माफी मांगेंगे और उसे अपने घर वापस लेकर आएंगे। वीर को घर वापस लाने की बात सुनकर रूही के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने खुशी से अमर को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद रूही अमर के साथ वीर से मिलने उसके हॉस्टल पहुंच गई। क्या वीर अमर को माफ करके उसके साथ घर वापस आएगा? अब समर्थ क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। वीर अपने सामने रूही और अमर को देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था और अगले ही पल उसके साथ जो हुआ वो तो सचमुच सपने जैसा था। आगे आते हुए अमर ने वीर को हक कर लिया। वीर अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं था और उसकी नजर रूही पर जाकर टिक गई। रूही वीर को मुस्कुराते हुए देखकर अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोली कि सब ठीक है। अमर वीर को खुद से हटाते हुए देखकर बोला, आई एम सॉरी, मैं भी इस समय इतना ज्यादा परेशान हूं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे एक बार सोचना चाहिए था तुम पर इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि इन सब के पीछे कौन था, इसीलिए मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। अमर की बात सुनकर वीर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर बोला, आप बड़े हैं, आप मुझसे माफी मत मांगे। आप मुझे लेने यहाँ तक आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कल से अपने टाइम पर ऑफिस आने लगूंगा और मैं पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम करूंगा। जैसे ही वीर ने इतना कहा तो अमर उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेने नहीं आया कि तुम वापस से ऑफिस आने लगो। अमर की बात सुनकर वीर हैरानी से उन दोनों को देखकर बोला, मैं आपकी बात समझा नहीं। रूही मुस्कुराते हुए आगे आकर वीर को देखकर बोली, वीर, हम तुम्हें वापस लेने आए हैं, क्या तुम हमारे साथ वापस घर चलोगे? ये बात कहते हुए रूही की आंखों में आंसू थे और वीर के ना कहने का डर भी उसके अंदर बैठा हुआ था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, क्योंकि जिस रूही और अमर की वो इतनी बार बेइज्जती कर चुका था और उन्हें इतना नीचा दिखा चुका था, आज वो दोनों उसकी सारी बदतमीजियां सहने के बाद भी उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे। वीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने रूही को जोर से हक कर लिया। रूही से लिपट कर वो रोते हुए बोला, दीदी, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत गलतियां हो गई। मैं उस कनिका की बातों में आ गया, लेकिन जब तक मैं सच जान पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैंने आपके साथ अपने रिश्ते बहुत खराब कर लिए थे। वीर की बात सुनकर रूही उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोली, भाई और बहन का रिश्ता कभी खराब नहीं होता, और फिर मैंने भी तो तुझे इतना कुछ बोला है ना, सब साइड में रखते हैं और जो भी हुआ उसे एक सबक मानकर आगे बढ़ते हैं। शाम ढल रही थी, लेकिन रूही और वीर के लिए ये एक नई सुबह थी। आज इतने दिनों बाद वीर वापस रूही के घर आया था। उसको अपनी भूल पर पछतावा था, क्योंकि रूही का प्यार अभी भी उसके लिए कम नहीं हुआ था।
वो खुद से बोला, सचमुच कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। अपनी माँ समान बहन से इतना लड़ता रहा, जबकि उसके दिल में आज भी मेरे लिए सिर्फ प्यार है। जैसे ही वीर घर में आया तो आरव और अपनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो दोनों उसके साथ पूरा दिन खेलते रहते थे और अब उनके इतने खास दोस्त और उनके मामा वीर का उनके घर आना उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। रात के समय वीर अपने लैपटॉप में पढ़ रहा था कि तभी रूही दूध का ग्लास लेकर उसके कमरे में आई। रूही दूध का ग्लास टेबल पर रखने के बाद वीर के पास बैठ गई। वीर उसे देखते हुए बोला, दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रही। रूही वीर को देखकर कुछ सोचते हुए बोली, सही सोच रहे हो तुम। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे इस बात का लग रहा है कि कहीं तुम मेरी बात को किसी गलत अंदाज में ना ले जाओ। रूही की बात सुनकर वीर समझ गया कि पहले जो हुआ रूही को अभी भी उसका डर था। इसीलिए वो मुस्कुराते हुए रूही के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, दीदी, मैं अपनी गलती मानकर आपके पास आया हूँ और मैं अब जान गया हूँ कि आपसे ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है और आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप मुझसे जो चाहे वो बोल सकती हैं। वीर की बात सुनते ही रूही मुड़कर वीर की तरफ बैठ गई और उसे देखकर बोली, वीर, मैंने सोचा है कि हम अपनी पुरानी हवेली को एक ऑथेंटिक होटल में चेंज करेंगे और वो हम अपनी माँ को डेडिकेट करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस हवेली में हमारी माँ की यादें हमेशा जिंदा रहें। रूही की बात सुनते ही वीर खुश हो गया और उसे देखकर बोला, दीदी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वीर ने इतना कहा तो रूही उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और फिर बोली, कल से ही हम दोनों इस काम की शुरुआत करेंगे। और इतना बोलकर वो फिर सोने चली गई। रूही जरूर अपने रूम में चली गई थी, लेकिन वो अब बस हवेली के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसे एक अच्छे से अच्छा होटल बनाया जा सकता है। और इसके लिए जो सबसे पहली चीज थी वो था एक मैनेजर जो इस सारे काम को अच्छी तरह से हैंडल कर लेता और होटल की डिजाइन से लेकर मेन्यू तक में उसकी मदद कर सके। रूही ने बिल्कुल देर ना करते हुए तुरंत एक पोस्ट डाल दी जिसमें उसे एक मैनेजर की जरूरत थी। पोस्ट डालकर रूही तो सो गई थी, लेकिन शायद उसकी एक पोस्ट से एक इंसान की नींद उड़ गई थी और वो इंसान था उसका पहला पति समर्थ, जो रूही की छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखता था। जैसे ही रूही ने अपने फोन से ये पोस्ट किया तो शायद उस पोस्ट को सबसे पहले समर्थ ने ही देखा था और उसे देखते ही समर्थ के तन बदन में आग लग गई। वो फोन को गुस्से से देखते हुए बोला, अब इसके इतने पढ़ निकल आए हैं कि ये बेकरी से होटल में पहुंच गई है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ये मेरी पहुंच के बाहर निकल जाएगी। इतना बोलकर समर्थ ने फोन फेंक दिया। अगली सुबह समर्थ रंजन के घर पर था। रंजन, जो कि हैदराबाद से कल ही वापस आया था, समर्थ को ऐसे अपने सामने देखकर हैरान होकर बोला, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? समर्थ इधर उधर देखते हुए गुस्से से बोला, कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रूही अपनी हवेली को होटल में बदलने जा रही है। समर्थ की बात सुनकर रंजन उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? और अभी तो उसने अपनी बेकरी का काम शुरू किया है और इतनी जल्दी होटल का डिसीजन लेना एक लेडी के लिए तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? समर्थ अपने फोन पर रूही की पोस्ट दिखाते हुए रंजन से बोला, कुछ भी अजीब नहीं है, वो रूही है और वो बिल्कुल बदल चुकी है। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। ये देखो, कल ही उसने एक मैनेजर के लिए नई पोस्ट डाली है। रंजन ने उसके हाथ से फोन ले लिया और रूही की पोस्ट को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, समर्थ, मुझे पता है कि रूही के काम को कैसे बिगाड़ना है और क्या करना है। इतना बोलकर उसने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर मिलाने लगा। समर्थ उसे देखकर बोला, तुम किसको फोन कर रहे हो? रंजन फोन कान में लगाते हुए मुस्कुराकर समर्थ की तरफ देखकर बोला, मैं अपने मैनेजर को रूही के पास भेज रहा हूँ ताकि उसके पल पल की खबर हमें मिलती रहे और मेरा मैनेजर वो करे जो हम चाहते हैं, ना कि वो जो रूही की मर्जी है। रूही अभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर ही रही थी
कि इतने में वॉचमैन ने उसे आकर बताया कि बाहर उससे मिलने के लिए कोई आया है और वो वहां पर होटल मैनेजर की नौकरी की रिक्वायरमेंट को देखकर ही आया था। उसकी बात सुनते ही रूही समझ गई कि जरूर उसकी पोस्ट देखकर कोई यहाँ आया होगा। रूही को ये काम जल्द से जल्द शुरू करना था, इसीलिए उसने वॉचमैन से उस आदमी को अंदर लाने के लिए कह दिया। बच्चों को स्कूल के लिए बाय बोलकर रूही हॉल में पड़े सोफे पर बैठ गई और तभी रंजन का मैनेजर धीरे से अंदर आया और उसके अंदर आते ही उसे देखकर रूही को एक बार को ऐसा लगा जैसे उसने कहीं तो उसे देखा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो उससे कहाँ मिली थी। रूही ने धीरे से मुस्कुराते हुए उससे बैठने के लिए कहा। धीरे धीरे बातें हुई और रूही उसके साथ अपना प्लान डिस्कस करने लगी, लेकिन रूही के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि उसने इस आदमी को कहाँ देखा है। तभी अचानक से रूही के दिमाग में एक किस्सा याद आ गया जब वो रंजन के होटल में केक का ऑर्डर लेकर गई थी और उसे याद आ गया कि लिफ्ट में यही आदमी होटल में उसे मिला था और ये उस होटल का मैनेजर था। ये याद आते ही रूही अपनी जगह से खड़ी हो गई और चिल्लाकर उसे देखते हुए बोली, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। वो आदमी रूही के हाव भाव देखते ही समझ गया कि शायद रूही उसके बॉस रंजन की चाल को समझ गई थी और उसे पहचान गई थी। उठकर चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी रूही ने उसे एक आवाज लगाई और उसे रुकने के लिए कहा। वो जैसे ही रुका तो रूही तेज कदमों के साथ उसके पास पहुंच गई और उसे देखकर गुस्से में बोली, यहाँ से जाने के बाद अपने बॉस को अच्छे से समझा देना कि मेरे साथ ये गंदा खेल खेलने की जरूरत नहीं है, वरना मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगी और ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। रूही की बात खत्म होने के बाद भी वो मैनेजर अभी भी वहीं खड़ा था। तभी रूही जोर से चिल्लाते हुए बोली, अब खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो मैनेजर मुंह लटका कर वहां से चला गया, लेकिन रूही की तेज आवाज से अमर की नींद खुल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूही इतनी सुबह सुबह किस पर चिल्ला रही थी। वो नीचे हॉल में आया तो रूही गुस्से से बाहर की तरफ देख रही थी। अमर रूही के कंधे पर हाथ रखकर उसे देखकर बोला, कौन था रूही, किस पर चिल्ला रही हो तुम सुबह सुबह? रूही गहरी सांस लेते हुए अमर को देखकर बोली, रंजन का एक चमचा आया था मेरे पास मैनेजर बनकर, उसे लगा था कि मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी, भगा दिया मैंने उसे। अमर रूही को देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, रूही ऐसा तो तुम्हारे साथ रोज होगा, तुम जानती नहीं हो क्या कि समर्थ, रंजन, कनिका ये सब तुमसे कहीं ना कहीं टकराएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना आपा खो दो। तुम्हें उनकी हर चाल को पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ना होगा, वरना तुम भी उनके जाल में उलझ जाओगी और कुछ नहीं कर पाओगी। इतना बोलते हुए अमर ने रूही को अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर बड़े प्यार से बोला, तुम्हें अभी एक हक की जरूरत है, अभी देखना तुम कैसे नॉर्मल हो जाओगी। और अमर ने मुस्कुराते हुए रूही को हक कर लिया। अमर के इतने प्यार से हक करते ही रूही के अंदर सचमुच सब कुछ नॉर्मल हो गया था। रूही और अमर हक कर ही रहे थे कि तभी वीर भी अपने कमरे से बाहर आ गया और वो उन दोनों को देखकर वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी अमर की नजर वीर पर पड़ गई और वो रूही से दूर हटते हुए वीर को देखकर बोला, वीर इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमर की बात सुनकर वीर मुड़कर अमर और रूही के पास आ गया। अमर वीर और रूही की तरफ देखकर बोला, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, आज हम सभी शॉपिंग करने जाएंगे और दोपहर का लंच भी हम सब बाहर ही करेंगे। ये सुनकर वीर और रूही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और दोपहर में बच्चों के स्कूल से आते ही सभी तैयार होकर अमर के साथ निकल गए। अमर उनको लेकर शहर के सबसे बड़े मॉल में पहुंच गया। वो सभी शॉपिंग कर रहे थे और बच्चे तो अपने में मस्त थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे आज ही वो सारे टॉयज एक साथ ले जाएंगे। अमर बच्चों के साथ बिजी था और रूही वीर को कपड़ों के लिए उसकी हेल्प कर रही थी। अभी वीर और रूही सामने लगे हैंगर के कपड़े हटाकर देख ही रहे थे। तभी जैसे ही उन्होंने फिर से हैंगर हटाया तो दूसरी तरफ उन्हें नंदिता दिखाई दी। उन दोनों को एक साथ देखकर नंदिता के चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया था। वो कुछ बोलती और वहां से बाहर जाती, इसके पहले ही रूही उसके सामने खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, क्या हुआ माँ, हम दोनों को एक साथ देखकर आपका कोई सपना टूट गया क्या? क्या रूही अपनी हवेली को एक होटल में बदल पाएगी? और क्या होगा अब समर्थ और रंजन का अगला कदम रूही के खिलाफ?
जानने के लिए सुनते रहिए कोई रूही की बात सुनकर नंदिता को गुस्सा तो बहुत तेज आया था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाई और उसे सारा गुस्सा पीना पड़ा। वो इस वक्त किसी भी तरह से रूही के आसपास रहना चाहती थी, इसीलिए वो रूही से बेमन से बोली, मुझे तुम्हारे और वीर के एक साथ होने से कोई दिक्कत नहीं है और मैं अब तुम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं आना चाहती। मैंने पिछली सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया है और अब मैं सिर्फ अपने एनजीओ पर फोकस कर रही हूँ। रूही उसे देखकर उसके पास आते हुए बोली, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती होंगी कि आप कहाँ फोकस कर रही हैं और कहाँ नहीं। और आज वीर और मुझे एक साथ देखकर आपके चेहरे की जो हवाइयां उड़ी हैं, वो साफ साफ बयान कर रही हैं कि आपको कितना धक्का लगा है हम दोनों को एक साथ देखकर। शायद आपने हम दोनों को अलग अलग करने के बाद एक चैन की सांस ली होगी और सोचा होगा कि अब तो आपका रास्ता और भी आसान हो गया। रूही की बात सुनकर नंदिता को कोई जवाब नहीं आया। वो बस घूरते हुए रूही को देखकर बोली, तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं अब सुधर गई हूँ। और इतना बोलकर वो वहां से चली गई। रूही वीर की तरफ देखकर बोली, मैं कभी इस औरत की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। ये किस हद तक गिरी हुई है ये मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ। ये बोलते हुए रूही के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। दूर खड़ा अमर नंदिता और रूही को बात करते देखकर ये समझ गया था कि कोई ना कोई बात तो दोनों के बीच जरूर हुई थी। इसीलिए वो रूही के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से बोला, रूही काम डाउन। वो यही चाहते हैं कि तुम परेशान हो और तुम उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ कर रही हो और तुम्हारा ऐसे रिएक्ट करना उन्हें एंटरटेन कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड और भूल जाओ ये सब। तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो। अमर की बात सुनकर रूही ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसके साथ बच्चों के पास चली गई। उन लोगों ने आज ढेर सारी शॉपिंग की थी और साथ ही बाहर खाना भी खाया था। ये दिन रूही की जिंदगी में काफी दिन बाद आया था कि जब वीर भी उसके साथ था। रूही को अब किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बस एक सपना था और वो था हवेली को होटल में बदलने का और अपनी माँ के नाम पर उस होटल को आगे बढ़ाने का। 2 दिन बाद अमर ने रूही को एक नया मैनेजर भी ढूंढ कर दे दिया और अब रूही उस मैनेजर के साथ मिलकर हवेली को चेंज करने की प्लानिंग कर रही थी और इसमें उसका साथ वीर भी दे रहा था। अगली सुबह रूही और वीर को हवेली जाना था, इसीलिए वो जल्दी ही खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन रूही जब अपनी बालकनी में आई तो उसने देखा कि अमर कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसे ऐसे देखकर रूही उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अमर रूही के बोलने से अचानक से चौंक गया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे हैं मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल ही तो वो दिन था जब तुम मेरे पास आई थी और अब इतनी जल्दी हमारी शादी हो रही है। सचमुच रूही, तुम्हारे बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे हम अभी ही मिले हैं। इतना फ्रेश रिलेशन और इतना प्यार मुझे आज तक किसी से नहीं हुआ। अमर की बात सुनकर रूही मुस्कुरा दी और उसने अमर को हक कर लिया। वो दोनों ऐसे ही चांदनी रात में काफी देर तक हक किए हुए बैठे रहे और फिर रूही सोने के लिए चली गई। अगले दिन रूही अमर के ऑफिस जाने के बाद वीर के साथ हवेली पहुंच चुकी थी। वहां उसका मैनेजर भी था और काम करने के लिए वर्कर्स भी आ गए थे। नारियल फोड़ने के साथ ही रूही ने हवेली को होटल बनाने का काम को शुभारंभ कर दिया। मैनेजर रूही को एक एक करके सारी चीजें समझा रहा था और रूही बड़े ध्यान से एक एक चीज पर अपना फीडबैक दे रही थी। तभी वीर धीरे से रूही से बोला, दीदी रंजन आया है और तुमसे मिलने के लिए बोल रहा है। वीर की बात सुनकर रूही उसकी तरफ देखकर बोली, कहाँ है वो? वीर नीचे खड़े रंजन की तरफ इशारा करके बोला, वो रहा। रंजन अपनी कार के पास खड़ा इधर उधर देख रहा था। इतनी बड़ी हवेली देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में भी लालच आ गया था। काश इस लोकेशन पर उसका भी एक होटल होता। रंजन को देखकर रूही को उस रात की याद आ गई और उसका एक पोर्शन भी मन नहीं किया कि वो रंजन के पास जाकर उससे बात करती। लेकिन रूही को उससे बात करना जरूरी भी लग रहा था क्योंकि उसे अमर की वो बात याद आ गई थी जब अमर ने उससे कहा था कि अपने दुश्मनों की बात
हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए। ये याद करके रूही रंजन की बात सुनने के लिए सेकंड फ्लोर से नीचे उतरने लगी। तभी उसने देखा कि रंजन हवेली के अंदर आ चुका था और इधर उधर रखी सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था। रंजन की नजर रूही पर पड़ी और रूही को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कीमती हो। और इतना बोलते ही उसने अगले ही पल अपने शब्दों को सुधार लिया और थोड़ा रुकते हुए बोला, सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारे पास इतनी कीमती हवेली है। रूही को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसने इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करके मुस्कुराते हुए रंजन की तरफ देखकर कहा, हाँ रंजन, मैं अच्छी चीजों को ही अपनी लाइफ में जगह देती हूँ और बुरी चीजों को अपनी सैंडल से एक ठोकर मारकर दूर कर देती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी गिरी हुई चीज या गिरे हुए लोग मेरे आसपास भी रहें। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ ये तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। रूही ने जब ऐसे कहा तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि वो जान गया था कि रूही उसके बारे में ही बात कर रही थी। रंजन रूही की तरफ देखकर बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला, अरे वो सब छोड़ो रूही, मैं तुमसे यहाँ एक बात करने आया था। अगर तुम पुरानी सारी बातों को एक साइड में रखकर मेरी बात ध्यान से सुनना चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे फायदे का सौदा बताने आया हूँ। इतना बोलते हुए वो रूही के साथ डाइनिंग एरिया में आ गया। रंजन इधर उधर बैठने की जगह ढूंढ रहा था। सभी जगह सभी चीजों पर कपड़ा पड़ा हुआ था। रंजन रूही से बात करते हुए जैसे ही सोफे पर बैठने लगा तो रूही उसे देखकर बोली, वहां मत बैठना, सोफा गंदा हो जाएगा। रंजन रूही को देखकर बड़ी हैरानी से बोला, लेकिन वो तो पहले से ही गंदा है ना, देखो उस कपड़े के ऊपर कितनी धूल और मिट्टी पड़ी हुई है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या रूही? रूही अपने हाथ बांधकर रंजन की तरफ देखकर बोली, आई नो कि वो गंदा है, लेकिन तुमसे कम। रूही की इतनी ताने भरी बातें सुनकर रंजन का मन नहीं कर रहा था कि वो एक भी पल यहाँ रुकता, लेकिन वो समझ से हाथ मिला चुका था और रूही से बदला लेना अब उसका मकसद बन चुका था। इसलिए वो इतनी इंसल्ट करवाने के बाद भी रूही के सामने खड़ा था। वो रूही की तरफ देखकर बोला, रूही, मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने आया हूँ और तुम हो कि बार बार मुझे नीचे दिखाती जा रही हो। रूही उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मेरा मन तो नहीं कर रहा है कुछ सुनने का, लेकिन तुम सुना ही दो कि क्या है मेरे फायदे का सौदा, और ये भी बताना कि तुम कब से मेरा फायदा सोचने लगे। जब रूही ने ऐसे कहा तो रंजन उसे समझाते हुए बोला, देखो रूही, इस होटल के बिजनेस के बारे में तुम इतने अच्छे तरह से नहीं जानती जितना कि मैं। अगर तुम सब कुछ भूलकर एक बार फिर से मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस का नाम तक नहीं सुनोगे तुम। रूही रंजन को देखकर बड़ी हैरानी से बोली, और क्या गारंटी है कि तुम सुधर गए हो? रंजन रूही की बात सुनकर समझ गया कि रूही अब उसके जाल में फंस गई है, इसीलिए वो बड़े रौब से बोला, रूही, तुम्हारे पापा के साथ मैंने इतने दिन बिताए हैं, अगर मैं इतना ही खराब होता तो वो मुझसे अपनी बातें कैसे शेयर करते। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने बहुत गिरी हुई हरकत की, लेकिन वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी। रंजन की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि तभी रूही रंजन के पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोली, रंजन, तुम्हें पता है मेरी एक खासियत क्या है? मैं इंसान की दूसरी गलती होने का इंतजार नहीं करती, पहली ही गलती पर उसे सजा देकर अपने रास्ते से हटा देती हूँ। आई थिंक अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। रूही ने इतनी बदतमीजी से बात की कि अब रंजन से रहा नहीं गया और वो रूही को घूरते हुए वहां से निकल गया। उसके जाते ही रूही खुद से बोली, दुनिया मुझे आज भी वो पहले वाली रूही क्यों समझकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश करती है? इसे क्या लगता है कि मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाऊंगी और वैसा ही करूंगी जैसे ये चाहता है? बिल्कुल नहीं, अब मैं बेवकूफ बनने के लिए जरा भी तैयार नहीं हूँ। और इतना बोलकर वो फिर वीर के पास पहुंच गई और होटल का काम देखने लगी। उधर अमर अपने ऑफिस में काम कर रहा था। रात काफी हो गई थी, लेकिन वो घर नहीं आया था, इसलिए वीर उसको देखने ऑफिस गया। अमर को मीटिंग में बिजी देखकर वीर बाहर के लैपटॉप में कंपनी की डिटेल्स और उसके सिक्योरिटी चेक करने लगा। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि वो खुद को रोक नहीं पाया और लैपटॉप लेकर मीटिंग हॉल में घुस गया। अमर, जो कि कई लोगों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था,
वीर को अपने सामने ऐसे देखकर थोड़ा परेशान हो गया। तभी वीर उसे देखकर जोर से बोला, जीजा जी प्लीज मेरे साथ बाहर आइए, मुझे अभी इस वक्त आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अमर मीटिंग छोड़कर बाहर आ गया। उसे पता था कि वीर ने ऐसे कहा था तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात ही होगी। वो हैरानी से वीर को देखकर बोला, क्या हुआ, सब सही तो है ना? तुमने मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? फिर वीर ने अमर को लैपटॉप में कुछ दिखाते हुए कहा, ये देखिए, जिन लोगों ने आपके शेयर्स ले रखे हैं उनमें से एक नाम समर्थ का भी है। ये तो आपका हितैषी भी नहीं है और इसे तो इतने पैसों की जरूरत भी नहीं है, तो फिर इसने आपकी कंपनी के शेयर्स क्यों ले रखे हैं? वीर की बात सुनते ही अमर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो वीर को देखकर बोला, उसने सिर्फ शेयर्स ही नहीं लिए हैं, उसने एक आइडिया लिया है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जिसका हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि वो इन शेयर्स को खरीदकर क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है। ये सब हमें पता करना होगा। होटल का काम धीरे धीरे शुरू हो गया था। एक हफ्ते बाद होटल की ओपनिंग थी। रूही सबको इनविटेशन भेज रही थी। उसने नंदिता को भी इनविटेशन भेजा था क्योंकि वो नंदिता को दिखाना चाहती थी कि उसकी लाख अटकलें डालने के बावजूद भी रूही का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन होटल की ओपनिंग थी और सभी के साथ रूही होटल पहुंच गई। बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था और वो अपने दोस्तों को पूरे होटल का टूर करा रहे थे। रूही और अमर बच्चों को ऐसे हंसता खेलता देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी रूही माइक लेकर स्टेज पर खड़ी हो गई और सभी के सामने वीर को देखकर बोली, वीर, तुमने हमेशा मुझे रक्षाबंधन में कुछ न कुछ दिया और हमेशा मेरी डांट सुनी। आज इन सब के बदले मैं भी तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ और वो गिफ्ट ये है कि ये होटल तुम्हारा है। भले ही ये घर हम दोनों के हिस्से में था, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे दिल से जुड़े उस होटल की जिम्मेदारी को बहुत ही समझदारी से आगे निभाओगे। इसलिए मैं इस होटल की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। रूही के इतना बोलते ही सब तरफ से तालियां बजने लगी और नंदिता के चेहरे पर 12 बज गए थे। जिस हवेली को उसने अपना बनाने का सपना देखा था, उसका वो सपना आज उसकी आंखों के सामने टूट रहा था। तभी रूही और वीर हॉल में लगी बड़ी सी पेंटिंग से पर्दा हटाते हुए थोड़ा इमोशनल हो गए क्योंकि वो उन दोनों के माँ पापा की पेंटिंग थी। जैसे ही नंदिता ने उस पेंटिंग को देखा तो वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी। तभी रूही ने उसका रास्ता रोक लिया और वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्यों खरीदे थे समर्थ ने अमर की कंपनी के शेयर्स और क्या था उसका अगला कदम, ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं। नंदिता की आंखें गुस्से से लाल थीं। ऐसे में रूही का उसके सामने आ जाना उसे नागवार गुजर रहा था। रूही उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपको बुरा लगा ना माँ और पापा की फोटो को एक साथ देखकर? और इसके बाद वो फिर से मुस्कुराकर नंदिता को देखते हुए बोली, आपको एक बात पता है, पापा सबसे ज्यादा माँ से प्यार करते थे और उनकी जगह आप कभी नहीं ले पाई और यही बात आप कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई, इसलिए आपके मन में सबके लिए इतना जहर भरा हुआ है। जब रूही ने ये बात कही तो नंदिता उसकी तरफ देखकर गुस्से से उसे आंख दिखाते हुए बोली, मैं क्या एक्सेप्ट कर पाई और क्या नहीं ये तो दूर की बात है, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम कैसे एक्सेप्ट कर पाओगी, इसके लिए तुम खुद को तैयार कर लो। और इतना बोलकर नंदिता दूर जाकर बैठ गई क्योंकि उसे अभी बात का तमाशा भी देखना था। नंदिता की बात रूही ने बहुत हल्के में ली थी क्योंकि वो इस टाइप की धमकी रूही को बहुत बार दे चुकी थी, लेकिन इस बार शायद उसकी धमकी खोखली नहीं थी क्योंकि समर्थ और रंजन दोनों उसके साथ थे। होटल की ओपनिंग हो चुकी थी और अमर और रूही एक एक करके सबसे मिल रहे थे। इतनी ही देर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की गाड़ियां होटल के बाहर आकर रुकी, जिन्हें देखकर अमर धीरे से रूही से बोला, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? रूही हैरानी से अमर को देखते हुए बोली, अमर कौन है ये लोग, क्या तुम जानते हो इन्हें? अमर होटल के सामने गाड़ी से उतरते हुए लोगों को देखकर बोला, नगर निगम के लोग हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी रूही कोई भी दूसरा सवाल करती उसके पहले ही वो लोग रूही के पास आ गए और रूही को एक लेटर पढ़कर सुनाते हुए बोले,
ये हवेली इलीगल है और हम इसे सीज करने जा रहे हैं। अपने सामने खड़े ऑफिसर की बात सुनकर रूही के दिमाग में बिजली कौंध गई और वो हैरानी से बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरी हवेली इलीगल है? मेरे पास इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। वो ऑफिसर रूही की तरफ देखकर बोला, ठीक है, अगर आपके पास कागज हैं तो आप हमें दिखाइए। रूही ने ऑफिसर को बैठने के लिए कहा और तुरंत वीर के पास जाकर उसे घर से हवेली के कागज लाने के लिए कहा। वीर रूही की बात सुनकर फौरन घर के लिए निकल गया। तब तक रूही उन ऑफिसर से बात कर रही थी। घर जाकर रूही की बताई जगह से लेकर हर पॉसिबल जगह पर वीर ने हवेली के पेपर्स को ढूंढ लिया, लेकिन उसे वो पेपर्स कहीं नहीं मिले। उसने परेशान होकर रूही को फोन किया और बोला, दीदी, पूरे घर में हवेली के कागज कहीं भी नहीं है। मैंने उस हर जगह पर चेक करके देख लिया जहां कागज हो सकते थे। वीर की बात सुनकर रूही को सदमा सा लग गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो ऑफिसर जो कि रूही के सामने बैठे थे, रूही को देखकर खड़े होते हुए बोले, क्या हुआ मैडम, कागज अपने आप गायब हो गए क्या? उनकी बात सुनकर रूही अचानक से उनकी तरफ देखने लगी और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि कोई तो था जिसने वो कागज रूही के पास से गायब कर दिए थे, लेकिन वो कागज इस वक्त कहाँ थे, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। नगर निगम वालों ने रूही की आंखों के सामने होटल के गेट पर एक बड़ा सा ताला लगाकर उस पर लाल मोहर लगा दी और उनमें से एक ऑफिसर रूही को देखकर बोला, ये ताला अब शायद कभी नहीं खुलेगा और अच्छा होगा कि आप भी इस होटल के बारे में सोचना छोड़ दें। इतना बोलकर गाड़ी में बैठकर वो अपनी टीम के साथ वहां से निकल गया। अचानक से ये जो भी हुआ था, रूही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। अमर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे धीरे से बोला, रूही, सब ठीक हो जाएगा। एक बार हवेली के कागज मिल जाए तो ये ताला खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन हमें अभी हिम्मत से काम लेना होगा। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम जल्दी से बच्चों को लेकर आओ, अभी घर चलते हैं। इतना बोलकर अमर कार लेने चला गया। वो ज्यादा देर तक रूही को यहाँ नहीं रहने देना चाहता था, क्योंकि वो रूही का नेचर जानता था और वो ये भी जानता था कि रूही अंदर से कितनी ज्यादा इमोशनल है। रूही उस जगह पर अकेली खड़ी होकर इस वक्त जो महसूस कर पा रही थी, वो शायद कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। उसका सपना एक मिनट में टूटकर बिखर गया था और उस पर कभी ना खुलने वाला ताला लग चुका था। नंदिता रूही के पास आकर हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना कि अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। नंदिता की बात सुनकर रूही को सारा माजरा समझ में आ गया और वो बस चुपचाप नंदिता को देखती रह गई, क्योंकि इतना तो वो भी जान गई थी कि पेपर्स गायब होने में कहीं ना कहीं नंदिता का भी हाथ था। तभी थोड़ी देर बाद अमर कार लेकर वहां आ गया। अमर रूही को बुलाने के लिए लगातार गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था, लेकिन रूही बस होटल के ताले की तरफ एकटक देखे जा रही थी। जब अमर ने बिल्कुल पास आकर कार का हॉर्न बजाया तो रूही चौंक गई और फिर होटल की तरफ से अपनी नजरें घुमाकर अमर की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, जो कि लाजमी भी थे। अचानक से इतना बड़ा सपना टूटना कोई छोटी बात नहीं थी। रूही चुपचाप जाकर कार में बैठ गई और थोड़ी देर बाद वो सभी घर पहुंच गए। कार से उतरते ही रूही सीधा अपने कमरे में चली गई और बेड पर जाकर लेट गई। वो अभी रो रही थी कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई था। उसने चेहरा उठाकर देखा तो पीछे अमर खड़ा था। अमर उसके पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे को अपनी गोद में रख लिया और बड़े प्यार से उसके माथे पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, रूही, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक इस होटल वाली बात को भूल जाते हैं और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि शादी होने के बाद हम मिलकर होटल को खोलेंगे और इस हवेली को तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। वो पेपर जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। अमर की बात सुनते ही रूही को और रोना आ गया और वो अमर की तरफ मुड़कर उसकी छाती से लिपट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, अमर, मैंने बहुत सपने देखे थे उस होटल को लेकर। अमर रूही को चुप कराते हुए शादी की बातें करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उन दोनों की शादी ही एक ऐसी चीज थी जो रूही के मूड को बदल सकती थी, उसे हैप्पी कर सकती थी और उसे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर सकती थी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि अमर की शादी की बात करते ही रूही चुप हो गई
और उसकी बात बड़े ध्यान से सुनने लगी। अमर रूही को हक करके बैठा था। वो हंसते हुए रूही से बोला, वैसे रूही, अवनी और आरव से आसान तो तुम्हें मनाना है, उनके लिए तब भी मुझे गिफ्ट्स और चॉकलेट लानी पड़ती है। तुम तो बस प्यारी प्यारी बातें करने से ही मान जाती हो। अमर की बात सुनकर रूही मुस्कुराती और उसने अमर को और टाइट हक कर लिया। कुछ दिन बाद उनकी शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। वीर और बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वही अमर रूही के साथ रोमांस में कहीं खोया हुआ था। रूही अपने रूम में अपनी ड्रेस ट्राई कर रही थी। उसके रूम का दरवाजा लॉक नहीं था। रूही ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था और वो खुद को शीशे में देख रही थी कि तभी अचानक से कमरे का गेट खुला और दबे हुए कदमों से अमर धीरे धीरे उसके पास आने लगा। रूही सामने शीशे में अमर को आता देख रही थी और उसकी आंखों में अमर के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे अमर रूही के बिल्कुल पास आ गया और उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को रखते हुए बोला, हम साथ में कितने खूबसूरत लगते हैं ना। रूही अमर के सिर से अपना सिर लगाकर मिरर में देखते हुए बोली, जब दो लोग एक दूसरे से दिल से प्यार करते हैं तो वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ जचने लगते हैं, और हमारे साथ भी ऐसा ही है। रूही की बात सुनकर अमर मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें प्यार के बारे में इतना कुछ पता है। रूही अमर की बात सुनकर उसे छेड़ते हुए बोली, और अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्या करते। अमर मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, मैं तुम्हें अपना गुरु मान लेता हूँ। रूही अमर की बात सुनकर हंसती और हंसते हुए बोली, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। सचमुच पहले मैं इस अमर को तो जानती ही नहीं थी। मेरे सामने तो एक गुस्से वाला अमर ही हर वक्त घूमता रहता था। अमर रूही को कमर से जोर से पकड़ते हुए बोला, पहले तुमने मुझे जानने की कोशिश भी तो नहीं की थी। इतना बोलते हुए अमर धीरे धीरे रूही के पास आने लगा था। अपनी नेक पर रूही अमर की सांसों को महसूस कर रही थी। रूही खुद को रोक नहीं पाई और वो अमर की तरफ मुड़ गई। उसने अमर के होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ देर बाद अमर रूही को हक करते हुए बोला, रूही, आई लव यू सो मच। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर आज मैं इतना बदला हूँ तो उसकी वजह भी तुम ही हो। और आज अगर मैं अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाया हूँ तो उसकी वजह भी तुम ही हो। तुम मेरा सब कुछ हो रूही, सब कुछ। अमर की बात सुनकर रूही उसे देखकर बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी जाऊंगी। रूही की बात सुनकर वो दोनों मुस्कुरा दिए। फाइनली हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद वो दिन भी आ गया जब अमर और रूही की शादी थी। मंडप तैयार था। शादी का घर पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था। अब इंतजार था तो बस दुल्हन का। अमर मंडप में बैठा हुआ अपने मन में रूही की अलग अलग तस्वीर बुन रहा था। उसका मन बेचैन था रूही को देखने के लिए। और तभी सामने का गेट खुला। अवनी और आरव अपने नन्हे नन्हे पैरों से नाचते हुए रूही का हाथ पकड़कर अमर की तरफ आने लगे। यही तो वो पल था जो अमर अपनी जिंदगी में चाहता था। वो अपने बच्चों को हमेशा रूही के साथ खुश देखना चाहता था। और आज तो उसे यह एहसास भी हो गया था कि भले ही अवनी और आरव को पैदा किसी ने भी किया था, लेकिन उनकी असली माँ तो रूही ही थी। ये सब देखकर अमर की आंखों में आज आंसू थे। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने आगे बढ़कर रूही को हक कर लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारे चेहरे की खुशी को कभी कम नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस यू। अमर की आंखों में आंसू और जुबान में ये शब्द रूही को मजबूर कर गए थे अमर के लिए एक बार फिर से पिघलने पर। रूही के हाथों में फूलों की माला थी जो उसने अमर के गले में डाल दी। अमर ने भी रूही को जयमाल पहना दिया और वो दोनों शादी की आगे की रस्म को पूरा करने के लिए मंडप में बैठ गए। अवनी और आरव भी मैचिंग के कपड़े पहने हुए वीर के साथ उन दोनों के बगल में बैठे हुए थे। आरव अवनी को देखकर बोला, वी आर सो लकी ना, हम अपने माँ पापा की शादी देख रहे हैं। हमारी किसी भी फ्रेंड ने नहीं देखी अपने माँ पापा की शादी। अवनी आरव की बात सुनकर बिल्कुल सीरियस होकर बोली, सच बोल रहा है तू?
बच्चे बोल तो ये ना समझी में रहे थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी कि वो दोनों सचमुच बहुत लकी थे, क्योंकि उन्हें रूही और अमर जैसे पेरेंट्स मिले थे। उधर नंदिता को जब पता चला कि रूही और अमर की शादी हो रही थी, तो वो खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से से समर्थ के पास पहुंच गई, जो कि कॉमेडी शो देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसे हंसता हुआ देखकर नंदिता गुस्से से बोली, भूल गए तुम अपना बदला? भूल गए तुम कि रूही ने तुम्हारे साथ क्या किया था? या फिर उसने अपने पैसे के दम पर तुमको भी खरीद लिया है? समर्थ नंदिता की तरफ देखकर बोला, आपसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती क्या? अरे अगर उनकी शादी हो रही है तो ये अच्छी बात है ना, और भले ही नाम के लिए ही सही, लेकिन पहले वो भी पति पत्नी ही थे। अब बस वो अपने इस नाम को एक बंधन में बांध रहे हैं। नंदिता समर्थ की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई और अपनी भौं से कोड़ते हुए उसे देखकर बोली, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम समर्थ ही हो ना? आखिरकार ऐसी बातें क्यों कर रहा था समर्थ, जबकि वो तो रूही की जिंदगी में कोई भी खुशी देखना नहीं चाहता था? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझ